Hey everyone, my name is Manish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a professional officer in Central Bank of India. अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट की हैं जिसमें मैंने जो आपकी एबीपीएस के ऊपर रिजल्ट आया था उसके बाद आपका डीवी प्रोसेस कब होगा, आपकी ज्वाइनिंग डेट्स कब आएंगी, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा एंड ऑल्सो कि जो ये स्पेकुलेशन चल रही है कि बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं या कोई बैंक हो जाएगा, तो उसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की थी। तो उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आप में से काफ़ी बच्चों ने जो भी अभी सिलेक्ट हुए इस बार उनने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे उसके नीचे कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, अभी रिसेंट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या नहीं, या जो इंटरव्यू के टाइम लगे थे वही काम आ जाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में एड्रेस करूँगा। इसके अलावा एक जो मेजर जो क्वेरी आप सबके माइंड में थी वो थी बॉन्ड को लेकर, कि जब आप बैंक में ज्वाइन करते हैं तो कोई बॉन्ड अमाउंट होता है या नहीं होता। जब अगर आपने आप इसको छोड़ देंगे बैंक को, अगर आपने कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे आपको सिलेक्शन होता है, और अगर आप इसे छोड़ते हैं तो आपको कोई बॉन्ड अमाउंट इसमें पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में। और एक और जो क्वेरी थी वो ये थी कि आपके लीव्स आपको मिलती हैं या नहीं मिलती अगर आप बैंक ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आप कोई दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स को में अपीयर होने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और उसमें आपको लीव्स मिलती हैं या नहीं मिलती। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स के अराउंड हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं ट्राई करूँगा आपकी सारी क्वेरीज को इसमें मैं रिजोल्व कर दूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा था वो ये था कि डीवी के टाइम में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से टाइम के लगेंगे, कौन से टाइम के नहीं लगेंगे, और अगर आप कोई एक्सपायर हो चुका है तो उनको कैसे अभी आप प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें मेजर जो कंसर्न होता है वो आपकी जो डिग्रीज़ होती हैं, जो ग्रेजुएशन आपने की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जो भी लास्ट आपने डिग्री ली है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके वैलिड होंगे। आपको आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए जो कि इंटरव्यू के टाइम में आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे होंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स अभी लगेंगे आपके। इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है जो आपको लास्ट जो कॉलेज होता है उससे लेना होता है, वो आपको डिग्री के साथ मिला होगा, तो वही आपको प्रोड्यूस करना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके आप वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना। अगर इसके अलावा जो भी जैसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ओबीसी एनसीएल की जो मेनली कैटेगरी की जो इशू आता है क्योंकि वो ईयरली रिन्यू होती है, ईडब्ल्यूएस का भी ऐसा ही होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अब फाइनेंशियल खत्म हो चुका है और अभी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम आपके पास है डीवी से पहले, तो आप उसमें अपना नया उसको रिज्यूम करवा लीजिए, उसको आप रिन्यू करवा लीजिए। तो जो भी आपका लास्ट था जो आपने इंटरव्यू के टाइम में दिया था वो अगर वैलिड है अभी तक तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक वो खत्म हो चुका है, जैसा कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में होता है कि फाइनेंशियल ईयर पे वो खत्म हो जाता है, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप नया अपना बनवा लीजिए। 2 महीने के अंदर आप आराम से ईजिली नया बनवा सकते हैं, तो वो आपका बेटर रहेगा। अपना और पुराने वाला भी लेके जाइएगा, अगर बन जाता है नया तो वो भी लेके जाइएगा, तो उस केस में आपको कोई इशू नहीं आएगा वहाँ पे। इसके अलावा जो आपके और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अभी के जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ये सबको तो है ही। एक जो क्वेरीज मुझे मिली थी वो ये थी कि अगर आपने अभी नाम चेंज करवाया है अपना, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर होने के बाद, मतलब 10th के बाद अगर आपने नेम चेंज करवाया है अपना, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। देखिए, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है नेम चेंज का। अगर कोई भी अपना नेम चेंज करवाता है तो आप उसको गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं क्या पूरा प्रोसेस होता है। आपके पास टाइम है अभी 2 महीने का, उसमें अच्छे से वो पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने नेम चेंज के, वो आप हमें प्रोड्यूस करिए, उसमें कोई इशू नहीं आता। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव, वहाँ पे जो भी डीवी आपका लेंगे वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर भी होता है तो भी आपको टाइम मिलता है उसको रिजोल्व करने के लिए, आपको थोड़े टाइम में उसको प्रोड्यूस करना होता है। तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है डीवी के बेस पे। बहुत रेयर चांसेस होगा कि आप रिजेक्ट होंगे, बिकॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंटरव्यू के टाइम में आपके सारे डीवी देख चुके हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अब इतना इशू नहीं आएगा। आप रिलैक्स होकर रहिए, अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप बस ठीक से रखिए। अपने सारी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गई, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सब कुछ जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये आप अपने पास रखिए ज़रूर। ठीक है, बाकी जब आपका जो मेल आएगा डीवी के रिगार्डिंग या ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, उसमें हर एक चीज़ मेंशन होगी, तो आप उस टाइम पे सारा कुछ देख सकते हैं और वो इजीली विद इन अ वीक और आपका सारा पूरा हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉन्ड अमाउंट होता है या नहीं होता बैंक के अंदर। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, हमारे टाइम में कोई बॉन्ड अमाउंट नहीं था। मतलब एज सच बॉन्ड अमाउंट का मतलब ये होता है कि अगर वो आपका स्टार्टिंग में ही आपसे लिखवा लेते हैं कि हाँ इतना बॉन्ड अमाउंट है, अगर आपने छोड़ा तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको लीव करते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग एक्सपेंस होता है वो आपको रिटर्न करना पड़ता है। उसका अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, अगर आप विद इन ए मंथ, विद इन ए वीक आप उसको छोड़ देते हैं तो आपका कम अमाउंट लगता है, बट अगर आपने आफ्टर ए फ्यू मंथ्स अगर आपने छोड़ा तो आपको रफली अराउंड 3 मंथ्स की सैलरी जो होती है वो आपको वापस करना पड़ता है एज एन एक्सपेंस ऑफ ट्रेनिंग। वो मतलब मे भी डिफरेंट हो सकता है इस बार ट्रेनिंग के जो आपकी एचआर पॉलिसीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, तो उसके बारे में भी आप इतना कंसर्न मत रहिए।
देखिए, आपने अगर बैंक ज्वाइन करना है तो इट्स गुड इनफ। अगर आपको बाद में लीव करना है तो अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन ये जो अमाउंट होती है, बॉन्ड अमाउंट होती है रफली 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, तो वो इतना मैटर नहीं करती, बिकॉज आपने इतना अर्न कर चुके होते हो विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो आपको इतना उस बॉन्ड अमाउंट को रिपे करने में इतना टेंशन नहीं होती। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बट हाँ, ट्रेनिंग एक्सपेंस आपका वापस लिया जाता है अगर आप उसको बैंक को छोड़ते हैं तो। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको बॉन्ड नहीं होता, बट हाँ इनडायरेक्टली आप इसको बॉन्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी हो, ये है, सेंट्रल बैंक में तो है। बाकी बैंक्स में बाकी बैंक्स में भी कुछ बैंक्स में तो बॉन्ड अमाउंट होता है, डायरेक्टली आपसे स्टार्टिंग में ही वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं। और कुछ बैंक्स में ऐसा ही होता है कि वो ट्रेनिंग एक्सपेंस आपसे रिकवर करते हैं अगर आप उसको लीव करते हैं तो। ठीक है, नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन कि अगर आप बैंक में रहने के बाद, बैंक में ज्वाइन करने के बाद अगर आप दूसरे एग्जाम्स देते हैं तो उनको कैसे आप पूरा प्रोसेस क्या होता है उनका। तो देखिए, अगर आप बैंक में हैं तो हर बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। हर बैंक डिफरेंट नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अलाउ करता है आपको देने के लिए। तो कुछ मतलब एक तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है हर एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हैं उसके लिए आपको पहले एनओसी बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ एंड उसमें मेरे को अपीयर होना है, इंटरव्यू के लिए होना है या फिर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए होना है। तो उस चीज़ के लिए आपको बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा। वहाँ से आपको एनओसी मिलेगी, देन आफ्टर ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, उसमें जा पाएंगे। बिकॉज हर एक जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें ये होता है, इंटरव्यू के टाइम में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अगर प्रीवियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे तो वहाँ से आपको मिला है या नहीं मिला, एनओसी मिली है, वो आप प्रोड्यूस करिए। ठीक है, तो बैंक में मिल जाती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन एक नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 एग्ज़ाम्स को अलाउ करते हैं, और जो बाकी दूसरे बैंक्स हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। वो आपको जाने के बाद पता चलेगा, जब आपकी एचआर पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप इतने नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स दे सकते हैं 1 साल के अंदर, पूरे 1 साल के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विदिन अ मंथ और समथिंग, बट पूरे 1 साल के अंदर आप इतने नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी होगी। और जो लीव्स का क्राइटेरिया होता है, स्टार्टिंग में आपको एक साथ लीव्स नहीं मिलती हैं, आपको मंथली एक लीव मिलती है यूजुअली ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। बट आफ्टर लाइक फाइनेंशियल ईयर जब आपका खत्म हो जाता है, 1 साल आपका पूरा हो जाता है, देन आपको लमसम अमाउंट में कुछ कैजुअल लीव्स, कुछ सिक लीव्स मिलती हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। बट इनिशियली आपको मंथली शायद एक ही आपको लीव अलाउ होती है। बट हाँ, अगर आपको जैसे ट्रेनिंग के टाइम में आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही है, उस टाइम में अगर आपको लीव लेनी है तो आप इंटीमेट कर सकते हैं अपने मेंटर्स को, अपने जो फैकल्टी वहाँ पे होती है उनको। तो वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, आप लीव पे जा सकते हैं, आपकी जो लीव है बाद में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे अगर अभी आपके पास कोई भी लीव नहीं है, आपने अभी लीव ले ली, तो जो नेक्स्ट मंथ की लीव होगी उसमें वो एडजस्ट हो जाएगी, आपको नेक्स्ट मंथ कोई लीव नहीं मिलेगी। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसके बारे में टेंशन इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में एग्जाम्स होंगे तो हम उनको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। एक पूरा प्रोसेस होता है, ईजी स्मूथ प्रोसेस होता है, कोई आपको ऐसे मना नहीं करता। बट हाँ, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आपको अब सभी एग्जाम्स के लिए अपेयर नहीं कर सकते आप। जो सिलेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ही आप जो आपको जिनका आपका मेन एम है उन्हीं के लिए आप अपेयर हुई, और आपको लीव्स भी मिल जाती हैं उनके लिए, लीव्स का कोई ऐसा इशू नहीं होता। ठीक है, तो मेडिकल कंडीशंस पे तो आपको हमेशा ही लीव मिल सकती है, उसके लिए आपको मेडिकल प्रोड्यूस करना पड़ता है एंड डॉक्टर रिकमेंडेशन जो भी होती हैं वो सब कुछ आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको लीव मिल जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं होता। ओके, सो आई होप मैंने आपके जो ये बेसिक जो क्वेरीज थी ये सारी एड्रेस कर दी हैं। अब जो एक आपका बचा है, जो मुझे काफ़ी उसमें मिल रहा था कि अलाउंसेस एंड पर्क्स क्या क्या होते हैं, आप एक डिटेल वीडियो में उसमें बना दूँ, तो मैं श्योरली विद इन अ फ्यू डेज़ या फिर कल या परसों में, जैसे ही मुझे टाइम लगता है, मैं आपके लिए अलाउंसेस एंड पर्क्स का कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा